Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑपरेशनल रिसर्च के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मार्कव चेन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ रैंडम प्रोसेस इन विच द ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर स्टेट डिपेंड्स ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग स्टेट एंड ओनली इन इट इज नोन एज मार्कव चेन। देखिए मार्कव चेन दरअसल एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं कोई 3 ब्रांड्स हैं किसी भी डिटर्जेंट पाउडर के, ब्रांड ए, ब्रांड बी एंड ब्रांड सी। एक रैंडम कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक्स वाई जेड, वो क्या करता है, एक मंथ जुलाई के महीने में वो ब्रांड ए को कंज्यूम करता है। उसको कंज्यूम करने के बाद, ब्रांड ए को कंज्यूम करने के बाद उसको ब्रांड ए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो नेक्स्ट मंथ जुलाई अगस्त में वो क्या करता है, वो ब्रांड बी को कंज्यूम करता है। अब ब्रांड बी को जो उसने कंज्यूम किया वो किस हिसाब से किया, अपने पीछे जो पिछले महीने उसने ब्रांड कंज्यूम किया था, मतलब अगस्त जुलाई में, उसने उसको देखकर अपने ब्रांड को चेंज किया। उसने देखा कि जो ब्रांड ए जो उसने कंज्यूम किया था जुलाई में वो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो ब्रांड बी में शिफ्ट हुआ। अगर उसे अगस्त के महीने में वो ब्रांड बी भी अच्छा ना लगे तो वो नेक्स्ट मंथ सितंबर में क्या करेगा, ब्रांड सी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज करते हैं कि उसे ब्रांड बी अच्छा लगा, वो ब्रांड बी में ही रहना चाहता है, तो नेक्स्ट मंथ भी वो ब्रांड बी को ही कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा कि उसका जो ब्रांड लॉयल्टी है या फिर स्विचिंग पैटर्न है वो किस तरीके से है। ओके, तो इसी के प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम कहते हैं मार्कव चेन। तो मार्कव चेन क्या है, ये एक रैंडम प्रोसेस है जहां पर ऑकरेंस जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रीसीडिंग स्टेट, पहले क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर में बी ब्रांड में जाएगा या नहीं जाएगा कंज्यूमर, वो इस पर डिपेंड करेगा कि पहले जुलाई महीने में उसने जो ब्रांड ए परचेज किया वो उसे कैसा लगा, सही था या बेकार था। तो इसी को हम मार्कव चेन की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए होता है कि कंज्यूमर किसी ब्रांड के टूवर्ड कितना लॉयल है, और उसका स्विचिंग पैटर्न देखने के लिए भी हम इसकी स्टडी करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर मशीन यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर एक मशीन का हम यूज करते हैं जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनी है। ओके, तो यहाँ पर भी 2 स्टेट हो सकते हैं वो मशीन के, कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने देखा अभी मार्कव चेन में, यहाँ पर हमने एक वर्ड को देखा जो था स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब दरअसल कोई कंडीशन या लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है, क्या लोकेशन है, या फिर हम कह सकते हैं क्या पोजीशन है, उसी को हम कहते हैं स्टेट। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल देखा था बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर का, तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर के केस में जो सिस्टम है हमारा वो क्या है, मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं सिस्टम की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट प्लेस। एक मार्केट प्लेस से हमने एक कंज्यूमर को निकाला। ओके, और यहाँ पर स्टेट, स्टेट क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांड, ब्रांड हमारा स्टेट है। ओके, जिससे हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 3 ब्रांड्स थे, ए बी सी, तो ये ब्रांड हमारा होता है स्टेट। उसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया मशीन का, तो यहाँ पर तो हमें पहले से ही 2 स्टेट दे रखे थे, 2 कंडीशंस दे रखी थी। तो स्टेट का मतलब क्या है, कंडीशन या फिर लोकेशन या फिर पोजीशन। ओके, तो 2 स्टेट थे, या तो मशीन आपकी वर्क कर रही थी या वर्क नहीं कर रही थी। तो इसी पैटर्न को हम जब हम रीड करते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं, तो उसी को हम मार्कव चेन कहते हैं। आइए बात करते हैं कि मार्कव चेन के अजम्पशंस क्या होते हैं। तो पहला अजम्पशन है कि मार्कव चेन के जो स्टेट होते हैं, ये जो ए बी सी स्टेट अभी हमने यहाँ देखे थे, तो ये फाइनाइट नंबर के होते हैं। जिस तरीके से हमने ब्रांड को स्टडी किया तो हमने यहाँ पर 3 ब्रांड लिए, अनलिमिटेड ब्रांड नहीं लिए। अनलिमिटेड ब्रांड में एक कंज्यूमर स्विच भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर स्टेट जो होंगे वो फाइनाइट नंबर होगा उसका। ओके, इसके बाद स्टेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते थे, ऐसा स्टेट जो एक बार सिलेक्ट होगा उस समय दूसरा स्टेट सिलेक्ट नहीं होगा। सपोज जुलाई में अगर कंज्यूमर ब्रांड ए को परचेज कर रहा है तो उसी टाइम पे वो ब्रांड बी को परचेज नहीं करेगा। तो स्टेट जो है यहाँ पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा जो है अजम्पशन यहाँ पर वो है स्टेट आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव।
कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि पहले से ही हमें पता रहेंगे कि हमारे पास क्या स्टेट्स अवेलेबल हैं। स्टेट जैसे यहाँ पर हमारे स्टेट क्या थे, क्या कंडीशन थी कि हमारे पास 3 ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल थे, ए बी एंड सी। तो स्टेट्स आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। और लास्ट जो यहाँ पर assumption है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार हम सेम ब्रांड में रहें। हम ब्रांड को शिफ्ट कर सकते हैं, ए से बी में जा सकते हैं। तो ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का भी जो होगा किस्सा हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए और ये भी कह रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की, वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी एक ओवर टाइम के दौरान। सपोज करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 70% है और बी से सी में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 80% है। तो अगर कंज्यूमर पहले ब्रांड ए को परचेस कर रहा था तो अब ब्रांड बी में जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। अगर कंज्यूमर बी को परचेस कर रहा है उसके बाद सी में जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया इसलिए मार्कअप चेन में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी पड़ती है। आइए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपनी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जिसको आज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो उसका नाम है हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्या होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और रिमेनिंग स्टेट इन सेम स्टेट ड्यूरिंग अ सिंगल टाइम पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दरअसल वो प्रोबेबिलिटी होती है जहां पर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, मूव करते हैं एक सिंगल टाइम पीरियड के दौरान। किस टाइम पीरियड के दौरान? एक सिंगल टाइम पीरियड के दौरान। अब ये सिंगल टाइम पीरियड हमारा या तो 1 मंथ का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है। तो एक सिंगल टाइम पीरियड के दौरान जब भी हम अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ओके, सपोज करते हैं एक मंथ में हम अप्रैल महीने में, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल पीछे भी लिया था, सपोज करते हैं अप्रैल महीने में हम ब्रांड ए में थे और उसके बाद मई में महीने में हम ब्रांड बी में चले गए। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, एक सिंगल टाइम पीरियड के दौरान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करें। तो अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिकली इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको भी हम सीख लेते हैं। तो इसे हम लिखते हैं पी आई जे, प्रोबेबिलिटी आई जे। आई यहाँ पर हमारा इनिशियल स्टेट दर्शाता है और जो जे है वो हमारा नेक्स्ट स्टेट को दर्शाता है। ओके, तो इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, तो लिखते हैं पी ब्रैकेट में नेक्स्ट स्टेट जो कि हमारा एस जे होता है, स्टेट जे। ओके, जे किसके लिए यूज हुआ है, नेक्स्ट स्टेट के लिए, तो एस जे भी लिख सकते हैं एट टाइम 1। और यहाँ पर और इनिशियल स्टेट एस आई, एस आई को हम इनिशियल स्टेट कहते हैं एट टाइम 0। तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं हम कहते हैं इसे इनिशियल स्टेट में हम टाइम 0 में थे और नेक्स्ट स्टेट में हम टाइम 1 में पहुंच गए। ओके, तो इसको रीड करने का ये तरीका है, हमें राइट हैंड साइड से इसे रीड करना होता है। इनिशियल स्टेट में हम टाइम 0 में थे और नेक्स्ट स्टेट में हम टाइम 1 में पहुंच गए और इसी तरीके से आपका पीआईजे कैलकुलेट हो जाता है। ओके, आइए अब बात करते हैं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वी प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की मदद से हम सिस्टम की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होता है। तो जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपको स्टेट्स शो हो रहे हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। सेम स्टेट आपको नोट डाउन करने हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ लिखेंगे। ये वाली पोजीशन आपकी इनिशियल स्टेट शो करती है टाइम 0 पर और यहाँ वाली पोजीशन आपकी नेक्स्ट स्टेट शो करती है टाइम 1 पर। तो देखिए इसको स्टडी कैसे करेंगे, हम इनिशियल स्टेट पर S1 में थे, नेक्स्ट स्टेट में भी S1 में जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P11 हो जाएगी। वैसे ही इनिशियल स्टेट में हम S1 में थे और नेक्स्ट स्टेट में हम S2 में चले जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P12 होगी। वैसे ही इनिशियल स्टेट में हम S1 में थे, नेक्स्ट स्टेट में हम S3 में चले जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P13 होगी। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर हैं, इनिशियल स्टेट में आप S3 में हैं और नेक्स्ट स्टेट में आप S1 में चले जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P31 होगी। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इनको लिख सकते हैं कि जैसे P11, तो P11 क्या शो करता है कि इनिशियल स्टेट S1 है तो हम कहाँ है, टाइम 0 है और यहाँ पर हमारा फ्यूचर नेक्स्ट स्टेट आता है तो नेक्स्ट स्टेट में हम कहाँ पर आ गए हैं, टाइम 1 पर आ गए। तो इसको इस तरीके से हम नोट डाउन करेंगे। वैसे ही P12 क्या शो करेगा कि इनिशियल स्टेट पर आप कहाँ पर हो, S1 पे हो तो S1 होगा हमारा टाइम 0 पर और
नेक्स्ट स्टेट में आप कहां पर हो, S2 में हो, तो S2 हमारा टाइम 1 पे हो जाएगा। उसी तरीके से आप P13 को भी नोट कर सकते हो, इस फॉर्मूले में आपको डालनी है बस वैल्यू। ओके, तो P13 का हो जाएगा। वैसे ही आप P21 का भी नोट कर सकते हो। तो P21 में क्या है, इनिशियल स्टेट में आप कहां पर हो, टाइम 0 पर, S2 में हो। ओके, तो S2 में हो आप टाइम 0 पर, और नेक्स्ट स्टेट में आप कहां पहुंच गए, S1 में, तो S1 हो गया टाइम 1 में। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को अपने बनाते हैं और फॉर्मूले को इस तरीके से अप्लाई हम करते हैं और इस तरीके से उसके अंदर डेटा को लिखते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जहां पर हम इनिशियल स्टेट में 0 में होते हैं और नेक्स्ट स्टेट में एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं, 1 में पहुंच जाते हैं, तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स में पहुंचे, ओके, 2 स्टेप बाद पहुंचे, तो इसको हम कहेंगे 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको लिखने में हमें क्या करना होता है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसके ऊपर स्क्वायर मार्क कर देना होता है। ओके, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमारी अंदर आएंगी सब में क्या होगा, ऊपर स्क्वायर होगा। ओके, आइए डेटा को रीड करते हैं कि किस तरीके से फिर तब हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, इनिशियल स्टेट पर हम कहाँ हैं, S1 में है, और नेक्स्ट स्टेट में हम कहाँ पहुंच गए, S1 में। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, P11। तो P11 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कि हम इनिशियल स्टेट पर S1 में थे टाइम 0 पर, और नेक्स्ट स्टेट में S1 नेक्स्ट स्टेट है, हम कहां पर आ गए, नेक्स्ट स्टेट में हम S1 में आ गए टाइम 2 पर। ओके, इसी तरीके से आप किसी को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर P32 का स्टडी करा है, तो P32 में क्या है, इनिशियल स्टेट पर आप S3 में हैं, तो S3 और इनिशियल स्टेट का टाइम क्या है, 0, और नेक्स्ट स्टेट में आप S2 में आ गए, तो S2 एट टाइम 2। इस तरीके से आप 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे अंदर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको लिखा जाता है। आइए बात करते हैं इसकी अजम्पशन की। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में क्या अजम्पशन हमें लेनी पड़ती है। फर्स्ट अजम्पशन है कि यहाँ पर जो रो सम होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसका सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो रो है, इन सबको अगर हम सम करें, इन तीनों का सम करें, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज की। तो हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटीज में सारों का सम मिला के 1 होता है। कॉलम का सम करें वो 1 आए ना आए, लेकिन रो का सम करने में हमेशा आपका 1 आना चाहिए। दूसरी बात है कि ईच एलिमेंट, जो टीपीएम के अंदर जो हर एक एलिमेंट है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। और तीसरी चीज जो है यहाँ पर अजम्पशन की, वो ये है कि जो मैट्रिक्स होगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें जो रो होंगी, ये जो आपकी रोज हैं, ये आपकी इनिशियल स्टेट को शो करेंगी। ओके, ये जो रोज है, और जो कॉलम होगी, ये जो कॉलम है वो आपके नेक्स्ट स्टेट या फिर जो ऑल्टरनेट स्टेट है नेक्स्ट मूव में आने वाले, उसको शो करेगी। फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम इसका न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे पहले आप एक और चीज जान लीजिए। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है, इसमें अगर हम रो वाइज चले, अगर हम रो वाइज चलते हैं, तो अगर हम यहाँ इस रो से इस रो में जा रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करने को हम कहते हैं रिटेंशन एंड लॉस। क्या कहते हैं, रिटेंशन एंड लॉस। और अगर हम कॉलम वाइज आए, तो यहां पर हमें कैलकुलेट करने को हम कहते हैं रिटेंशन एंड गेन। और वैसे ही अगर हम डायगनली चलते हैं, तो अगर हम डायगनली कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन। ओके स्टूडेंट, अगर हम रो वाइज जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे रिटेंशन एंड लॉस। कॉलम वाइज आ रहे हैं, ओके, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन एंड गेन। और डायगनली कोई चीज हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे। ओके, P11 के बाद P22 फिर P33, तो ये रिटेंशन है। ऊपर से नीचे आ रहे होते तो रिटेंशन गेन होता, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते तो रिटेंशन एंड लॉस होता। आइए अब बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की, जिसकी मदद से आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है कि इन अ सर्टेन मार्केट ओनली 2 ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ए एंड बी आर सोल्ड। एक मार्केट है जहां पर 2 ही ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक बिकती हैं, ए एंड बी। गिवन दैट मैन लास्ट परचेज ब्रांड ए, देयर इज 80% ऑफ चांस दैट ही वुड बाय द सेम ब्रांड इन द नेक्स्ट परचेज। हमें कहा गया है कि अगर एक पर्सन है मैन, वो ब्रांड ए को परचेज करता है, तो नेक्स्ट टाइम भी वो ब्रांड ए को ही परचेज करेगा, इसके चांस क्या है, 80% है। और इसी के बाद लिखा है कि वाइल इफ अ मैन परचेज ब्रांड बी, अगर कोई पर्सन ब्रांड बी परचेज करता है, तो देयर विल बी 90% ऑफ चांस दैट हिज नेक्स्ट परचेज वुड बी ब्रांड बी।
तो 90% चांस होंगे कि अगली बार जो वो परचेज करेगा तो वो भी ब्रांड बी होगा। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें 3 चीज कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। फर्स्ट वन, डेवलप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है। दूसरा, हमें इंटरप्रेट करना है इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को किसके रूप में, रिटेंशन एंड लॉस और रिटेंशन एंड गेन के रूप में। और थर्ड वन, यहाँ पर हमें ट्रांजिशन डायग्राम को भी बना के दिखाना है। ओके स्टूडेंट, आइए बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमें बात करनी है यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की, तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होगा वो यहाँ पर 2/2 का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही हमारे पास स्टेट्स अवेलेबल हैं, ए एंड बी। ओके, दो ब्रांड थे, तो यहाँ पर मैंने दो ब्रांड, एक यहाँ पर लिखा और उन्हीं ब्रांड को यहाँ पर भी लिख लिया है। हमारी ये वाली साइड हमारी इनिशियल परचेज को शो करती है, ओके, जो कि प्रेजेंट परचेज होगा, और ऊपर वाली साइड हमारी नेक्स्ट परचेज को शो करती है। तो यहाँ पर टाइम 0 होगा और नेक्स्ट परचेज में टाइम 1 हो जाएगा। अब देखिए इसे फिल कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको फिल कैसे करेंगे। तो देखिए हमें क्या कहा था यहाँ पर कि जब मैन ब्रांड ए परचेज करता है तो नेक्स्ट टाइम भी वो ए ही परचेज करेगा। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेट में वो ए है और नेक्स्ट टाइम भी वो ए परचेज करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 80%। तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.80। उसके बाद बोला था कि वो अगर बी परचेज करेगा और नेक्स्ट टाइम भी बी परचेज कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। तो जब वो बी परचेज करेगा और नेक्स्ट टाइम भी बी परचेज करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% है। ओके, तो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, अगर वो ए परचेज कर रहा है और नेक्स्ट टाइम में बी परचेज कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा रो वाइज जो होता है वो सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम यहाँ से 1 से माइनस कर लेंगे 0.80 को, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.20। वैसे यहाँ की प्रोबेबिलिटी जो कि है कि इनिशियल परचेज वो बी कर रहा है और नेक्स्ट टाइम वो ए परचेज करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.90, दैट इज 0.10। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट पार्ट तो कवर कर लिया, जिसमें हमें क्या निकालना था, हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी मैट्रिक्स की मदद से हमें रिटेंशन एंड लॉस एंड रिटेंशन एंड गेन कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने जैसा पीछे डिस्कस किया कि रिटेंशन एंड लॉस जो होता है वो हमारा रो वाइज होता है, ओके, और रिटेंशन एंड गेन हमारा कॉलम वाइज होता है। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिटेंशन एंड लॉस। तो रिटेंशन एंड लॉस अगर हम देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं PAA लिख सकता हूँ। पहले वो ए में था, उसके बाद फिर से ए में गया, या फिर मैं इसको P11 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले के हिसाब से मैं कैसे लिखूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें नेक्स्ट परचेज के बताना होगा, नेक्स्ट अपना जो फेज है उसके बारे में बताना होगा। तो A नेक्स्ट एट T=1, और यहां पर फिर उसके बाद इनिशियल स्टेट बताना होता है हमें, A एट टाइम T=0। तो इसका मतलब क्या है, P11 का मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट में वो कहां पर था, टाइम 0 में था, A में था मतलब, और नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट स्टेप में मतलब अपने नेक्स्ट परचेज में वो कहां चला गया, टाइम अपने A में ही चला गया। ओके, तो पहली परचेज में वो A में था और दूसरी परचेज में फिर से A में गया, तो इसको हम P11 कहेंगे। और P11 हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, P11 हमारा आ रहा है 0.80, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 80%। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं A में ही रिटेन रहा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये है हमारा रिटेंशन टू A। इसी तरीके से मैं अपना सेकंड वाला निकाल सकता हूँ। तो सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, PAB, पहले वो A में था अब वो B में चला गया, या फिर मैं इसको P12 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया है। तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप का लिखना होता है, फिर इनिशियल स्टेप का लिखना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में वो B में है, तो यहाँ पर मैं B लिखूंगा, B नेक्स्ट एट टाइम 1, और इनिशियल में कहा था वो A में था, एट टाइम T=0 में था। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्या प्रोबेबिलिटी आई P12 में, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आई थी 0.20, या फिर मैं इसको 20% भी लिख सकता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, पहले वो A में था अब वो B में चला गया है, तो यहाँ पर लॉस हुआ है A को, लॉस टू A। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने रिटेंशन एंड लॉस का निकाला। उसी तरीके से मैं रिटेंशन एंड गेन का भी निकाल सकता था, रिटेंशन एंड गेन। तो रिटेंशन एंड गेन में जो हमारे रिमेनिंग है वो हम निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग जैसे ये है हमारा इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, PBA लिख सकता हूं मैं इसको, या फिर P21 भी इसको मैं लिख सकता हूं। ओके, तो यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेट कहां है, A, और इनिशियल स्टेज क्या था, B। तो नेक्स्ट स्टेट में तो हम A में आ गए, तो A नेक्स्ट एट टाइम T=1 में, और इनिशियल में कहां थे हम, B में थे, कब,
एट टाइम t इक्वल टू 0। ओके, और ये प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, p21, ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0.10 या फिर आप कह सकते हैं 10%। तो यहाँ पर पहले हम b में थे, अब a में चले गए हैं, तो एक तरीके से लॉस हुआ है यहाँ पर आपके b को, या फिर मैं कह सकता हूँ गेन हुआ है आपके a को। ओके, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ गेन टू a। इसी तरीके से यहाँ पर हम अगर मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी को देखूं तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिखूंगा, पहले b में थे फिर b में आ गए, तो प्रोबेबिलिटी b भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको प्रोबेबिलिटी 2 भी लिख सकता हूँ। सेकंड रो के सेकंड कॉलम में हम पहुंच गए। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, फाइनल हम कहाँ है, नेक्स्ट स्टेज में कहाँ है, b में है, तो b नेक्स्ट एट टाइम 1 में, और इनिशियल भी कहाँ थे, हम b में ही थे, तो b एट टाइम t इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारा क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी, ये हमारा आ रहा है 0.90, या फिर मैं इसको 90% भी कह सकता हूं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर रिटेंशन एंड लॉस और रिटेंशन एंड गेन को भी कैलकुलेट कर लिया है, बड़ी आराम से कर लिया है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब लास्ट में यहाँ पर हमें एक चीज बनाने को बोली है जिसका नाम है ट्रांजिशन डायग्राम। अब ये किस तरीके से बनता है स्टूडेंट, देखिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाना बड़ा ही सिंपल है। ये जो आपका जो आपने अभी मैट्रिक्स बनाया यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, इसी की मदद से आपका ट्रांजिशन डायग्राम बन जाता है। देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्टेट्स यहाँ पर लिखने होते हैं, तो दो स्टेट है हमारे पास A एंड B। अब इन स्टेट को मैं एक सर्कल के अंदर डाल दूंगा। ओके, अब देखिए A से A में गए, तो A से A में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.80 है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जब कोई आप स्टेट में होते हो और उस स्टेट में ही वापस आ जाते हो तो उसको ऐसे शो करते हैं, एक हमें एरो बनाना है और वापस उसी में ले आना है वो एरो। ओके, तो A में थे, वापस हम A में आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.80। वैसे ही फिर है हमारे पास A में थे, हम B में आ गए, A से कहाँ आ गए, B में चले गए, A से B में शिफ्ट हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.20। ओके, इसके बाद है B में थे, हम A में आ गए, तो B में थे, हम A में आ गए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.10। वैसे ही B में थे, वापस B में ही रहेंगे। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.90। ओके, तो B में थे, वापस B में ही आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.90। ओके, तो इस तरीके से आपका ये बन गया ट्रांजिशन डायग्राम। तो बड़ा ही सिंपल ट्रांजिशन डायग्राम था, और ये एक तरीके से नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट को शो कर रहा है। नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट, नॉन ऑब्जर्विंग स्टेट का मतलब है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर पा रहे हैं, ए से हम बी में जा पा रहे हैं और बी से भी हम ए में आ पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, बी से हम ए में नहीं आ पा रहे होते, तो ये एब्जॉर्बिंग स्टेट को शो कर रहा होता। तो दोनों स्टेट्स में मूवमेंट देखने को मिल रही है, इसलिए दोनों स्टेट्स हमारे नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं जिसकी मदद से आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज फॉर द पॉपुलेशन फाइंड आउट बाय इट्स सर्वे दैट द मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट टू विलेज टाउन सिटी इन द फॉलोइंग परसेंटेज। देखिए, एक स्कूल है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टडीज, तो ये जो है वो पॉपुलेशन को उसने सर्वे किया है, एक पॉपुलेशन का, और फाइंड आउट किया है कि जो लोग हैं वो विलेज टाउन और सिटी में उनका जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो किस तरीके से है। तो उसने परसेंटेज में यहाँ पर हमें डेटा दे रखा है कि फ्रॉम और टू का ये डेटा है। तो विलेज से विलेज में शिफ्ट होने वाले परसेंटेज 50% है, वैसे विलेज से टाउन में 30% है, और विलेज से सिटी में 20% है। उसी तरीके से टाउन से विलेज का डेटा, टाउन से टाउन, टाउन से सिटी का डेटा, वैसे ही सिटी से विलेज, सिटी से टाउन और सिटी से सिटी का यहाँ पर हमें डेटा दे रखा है इन परसेंटेज। हमें कहा गया है कि आपको इंटरप्रेट करना है ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स को। ओके, और यहाँ पर रिटेंशन एंड लॉस और रिटेंशन एंड गेन आपको एक तो फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। देखिए, इन्होंने हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने को तो नहीं बोला, तो सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। ओके, और ये जो अपना डेटा है इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इस डेटा को पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर मेरा फ्रॉम है और यहाँ पर मेरा टू है, ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये मेरा नेक्स्ट स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में ये हमारे तीन स्टेट्स गिवन थे, विलेज टाउन और सिटी, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में भी सेम ही स्टेट रहेंगे, विलेज टाउन सिटी। तो इस परसेंटेज को मैंने यहाँ पर पॉइंट में कन्वर्ट किया है, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.7, 0.2 एंड 0.1, 0.4 एंड 0.5। ओके, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको इसका रिटेंशन एंड लॉस और रिटेंशन एंड गेन फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने सीखा किस तरीके से रिटेंशन एंड लॉस एंड रिटेंशन एंड गेन फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिटेंशन एंड लॉस, एंड साथ साथ मुझे रिटेंशन
एंड गेन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो रिटेंशन एंड गेन जो होता है वो कॉलम वाइज होता है, और रिटेंशन एंड लॉस जो होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब रो वाइज होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो ये है, जिसको मैं P11 कह सकता हूं। ओके, तो विलेज में थे और अगली बार भी विलेज में ही चले जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है। ओके, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, आपको अब लिखना आ चुका है, आप किससे लिखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, विलेज से आप विलेज में ही रहे। ओके, तो रिटेंशन टू विलेज देखने का ये सिचुएशन है आपका, रिटेंशन टू विलेज की सिचुएशन है। सेकंड जो प्रोबेबिलिटी है, विलेज में थे उसके बाद आप टाउन में चले गए नेक्स्ट स्टेप में अपने, तो P12 है ये, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3, मतलब 30% है। तो यहां पर क्या हुआ, पहले आप विलेज में थे, अब आप टाउन में चले गए, तो विलेज का लॉस हुआ, तो यहां पर आप कह सकते हैं लॉस टू विलेज हुआ, या फिर आप गेन टू टाउन भी कह सकते थे इसको। उसी तरीके से थर्ड केस में आप विलेज में थे फिर आप सिटी में चले गए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी P13 की क्या है 0.2 है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, विलेज से आप सिटी में शिफ्ट हो गए, तो यहां पर फिर से आपके विलेज को एक तरीके से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस टू विलेज, या फिर आप इसे गेन टू सिटी भी कह सकते थे। उसी के बाद इस रो में अगर हम देखें तो पहले आप टाउन में थे, नेक्स्ट स्टेप में आप अपने विलेज में पहुंच गए। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P21, और वो है हमारी 0.1, मतलब 10% है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, टाउन से आप विलेज में शिफ्ट हो गए नेक्स्ट स्टेप में, तो टाउन से विलेज में जाने में टाउन को तो लॉस हो गया और विलेज को क्या हो गया, गेन हो गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर लॉस टू टाउन एंड गेन टू विलेज। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर P22 में आपका क्या हो रहा है, आप टाउन में थे और नेक्स्ट स्टेप में आप टाउन में ही हो। ओके, तो यहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7, मतलब 70%। तो यहां पर आपका एक तरीके से रिटेंशन हो रहा है, आप उसी पोजीशन में अपने बैठे हुए हो, तो रिटेंशन टू टाउन हम इसको कहेंगे। ओके, इसके बाद आपका क्या है, आप टाउन में हैं, आप फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने सिटी में पहुंच गए हैं, तो इसको मैं P23 कह सकता हूं। ओके, आप फर्स्ट स्टेप में टाउन में थे और नेक्स्ट स्टेप में आप सिटी में पहुंच गए हो, तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, यानी कि 20%। तो इस केस में क्या हो रहा है, टाउन को तो लॉस हो रहा है लेकिन सिटी को गेन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको लॉस टू टाउन एंड गेन टू सिटी। इसी तरीके से 7, 8, 9 को भी आप अपने आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपका P31 है, देन P32 है, देन P33 है। तो P31 क्या है, सिटी में थे उसके बाद आप विलेज में चले गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। फिर है सिटी में थे उसके बाद आप टाउन में चले गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फिर सिटी में थे और सिटी में रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो देखिए, जब आप सिटी में थे उसके बाद विलेज में चले गए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है सिटी का, लेकिन विलेज को गेन हो रहा है। उसी के बाद अगर आप देखें अपनी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी P32, यहाँ पर आप सिटी से टाउन में शिफ्ट हुए हैं, तो सिटी को तो लॉस हो रहा है लेकिन टाउन को गेन हो रहा है। और लास्ट में सिटी में थे और आप सिटी में ही हैं, तो यहाँ पर रिटेंशन हो रहा है सिटी का। तो इस तरीके से आप ये फर्दर इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा है कि आप ट्रांजिशन डायग्राम को भी ड्रॉ करिए। अभी हमने सीखा ट्रांजिशन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर कितने स्टेट हैं वही स्टेट हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेट हैं, तो हम 3 स्टेट लिखेंगे। एक तो हमारा विलेज है, दूसरा हमारा टाउन है, और तीसरा हमारा सिटी है। ओके स्टूडेंट, तो विलेज, टाउन, सिटी 3 स्टेट है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर। तो विलेज में थे और नेक्स्ट स्टेप में भी विलेज में ही है, तो जब हम अपने इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में सेम पोजीशन में होते हैं तो किस तरीके से बनता है एरो, कुछ इस तरीके से एरो बनता है। तो विलेज में थे फिर विलेज में ही रहे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है। इसके बाद है विलेज से नेक्स्ट स्टेप में आप टाउन में चले गए, तो विलेज से टाउन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.3। उसके बाद है आपका विलेज से आप सिटी में चले गए, तो विलेज में थे और नेक्स्ट स्टेप में आप सिटी में चले गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ रही है 0.2 आ रही है। फिर फर्दर है आपका टाउन में थे उसके बाद आप विलेज में चले गए, तो टाउन से विलेज में, ये टाउन से विलेज की मूवमेंट है, पहले आपकी विलेज से टाउन की मूवमेंट थी, तो टाउन से विलेज की मूवमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 0.1। इसके बाद आपका टाउन से टाउन, तो टाउन में थे आप टाउन में ही हैं, तो ऐसे आपका बन जाएगा राउंड। ओके, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.7। इसके बाद टाउन से आप सिटी में चले गए नेक्स्ट स्टेप में, तो टाउन से सिटी, तो टाउन से सिटी में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 है। लास्ट आपका है सिटी से नेक्स्ट स्टेप में आप विलेज चले गए, तो सिटी से आप विलेज चले गए, तो सिटी से आप विलेज में आ गए वापस। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1 है।
उसके बाद है सिटी से आप टाउन में चले गए, तो सिटी से आप टाउन में चले गए तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.4, और लास्ट है सिटी से सिटी में ही रहे तो रिटेंशन देखने को मिला, तो इसके लिए आपको ये वाला एरो बनाना पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है। तो इस तरीके से यहां पर हमारा ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ट्रांजिशन डायग्राम, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप ट्रांजिशन डायग्राम को फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर ये जो तीनों स्टेट हैं वो भी एक तरीके से नॉन एब्जॉर्बिंग है, मतलब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर पा रहे हैं। ओके, अगर नहीं कर पा रहे होते तो कैसे स्टेट होते, एब्जॉर्बिंग स्टेट होते। तो ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए स्टेट्स का नेचर क्या है, एब्जॉर्बिंग है, नॉन ऑब्जॉर्बिंग है। तो अगर हर स्टेट्स में मूवमेंट अवेलेबल दिख रही होगी, यहाँ से आप वहां जा रहे हैं और वहां से भी वापस आ पा रहे हैं, तो ऐसे स्टेट को हम बोलेंगे नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट। तो आई होप आपको दोनों जो हमने न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस किए अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे इन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ। तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।